छोले दा या भिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या भिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। चलिए नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी सुर्खियों पर। कहते हैं चुनाव से पहले बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि राजनीति और जनता के भरोसे का इम्तिहान भी होता है। और पंजाब में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने करीब 2,60,437 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए दावा किया है कि सरकार ने जनता से किए गए हर वादे को पूरा किया है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और महिलाओं पर खास फोकस रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कृषि सेक्टर की, क्योंकि पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही खेती है। सरकार ने कृषि के लिए 15,370 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया है। किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 7,715 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके साथ ही पराली प्रबंधन के लिए किसानों को मशीनों पर 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं धान की सीधी बुआई यानी डीएसआर टेक्निक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 1,500 रुपए प्रति एकड़ की सहायता भी दी जाएगी। सरकार का जोर अब फसल विविधीकरण पर भी है, ताकि किसान गेहूं और धान के चक्कर से निकलकर दूसरी फसलों की ओर बढ़ सकें। अब बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए भी बड़ी योजनाएं हैं, जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री माताएं बेटियां सत्कार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे और ये राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला इस योजना के लिए पात्र होगी। इसके अलावा सरकार ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,300 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है, जिसमें जीआईसीए का सहयोग भी मिलेगा। सरकार का लक्ष्य फल और सब्जियों के क्षेत्रफल को 4,59,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 17,34,000 हेक्टेयर तक पहुंचाने का है। डेयरी और पशुपालन को भी इस बजट में अहम जगह दी गई है। राज्य में 2,000 से अधिक नई डेयरी यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं और डेयरी किसानों की मदद के लिए 100 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मछली पालन और जलीय कृषि को भी बढ़ावा देने की योजना है। वहीं ग्रामीण विकास पर भी सरकार का फोकस साफ दिखाई दिया है। राज्य में मौजूद 68,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क नेटवर्क में से 40,000 से ज्यादा किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन किया जाएगा। मनरेगा के तहत 223 लाख मजदूरी दिवस देने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख नए घर बनाने की योजना है। कुल मिलाकर ये बजट सिर्फ विकास का रोड मैप नहीं, बल्कि चुनाव से पहले सरकार का बड़ा सियासी संदेश भी माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बजट पंजाब की जनता और किसानों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। रुक करते हैं अगली खबर का। कहते हैं जब दुनिया के किसी कोने में युद्ध की आग भड़कती है तो उसकी गर्मी बाजारों तक जरूर पहुंचती है, और इस बार इसका असर भारत के कृषि निर्यात पर पड़ता दिखाई दिया है। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी ईरान इजराइल संघर्ष अब वैश्विक व्यापार के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की एक नई रिपोर्ट ने चेतावनी दी गई है कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचा तो भारत के करीब 11.8 अरब डॉलर के कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात पर खतरा पैदा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार समुद्री शिपिंग मार्गों में बाधा, जहाजों की आवाजाही में जोखिम और बीमा लागत बढ़ने से भारतीय निर्यातकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। दरअसल पश्चिम एशिया भारत के कृषि निर्यात के लिए बेहद अहम बाजार है। साल 2025 में भारत ने इस क्षेत्र को लगभग 11.8 अरब डॉलर के कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात किए थे, जो कि देश के कुल कृषि निर्यात का करीब 5वां हिस्सा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो अनाज, फल, सब्जियां, मसाले, मांस, डेयरी उत्पाद और पेय पदार्थों के निर्यात पर बड़ा असर पड़ता दिखाई दे सकता है। सबसे ज्यादा चिंता चावल के निर्यात को लेकर जताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया को 4.43 अरब डॉलर का चावल निर्यात किया, जो देश के कुल चावल निर्यात का करीब 36.7% है। इसका मतलब साफ है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के किसानों के लिए खाड़ी देश बेहद अहम बाजार हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनका 70% से ज्यादा निर्यात पश्चिम एशिया पर निर्भर है। इनमें भेड़ बकरी का मांस, ताजा गोमांस, सूखा नारियल, बियर,
केले और जायफल, जावित्री, इलायची जैसे मसाले भी शामिल हैं। वहीं कई ऐसे उत्पाद भी हैं जिनका 40 से 60% निर्यात इसी क्षेत्र में होता है, जैसे कि मक्खन और डेयरी, वसा, शीतल पेय, नारियल और ताड़ का तेल, तंबाकू उत्पाद, ताजी सब्जियां, पनीर, दही, फल और चाय इत्यादि। इसके अलावा जीरा, धनिया, हल्दी, अदरक, दालें, प्याज, लहसुन, काजू और कई फल, मेवे जैसे उत्पादों का भी मध्यम जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। जानकारों का कहना है कि अगर संघर्ष लंबा चलता है तो शिपिंग लागत और अनसर्टेनिटी बढ़ने से भारतीय किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर सीधा असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव सिर्फ भू राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर भारत के किसानों, निर्यातकों और कमोडिटी बाजार तक महसूस किया जा सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में वैश्विक हालात शांत होते हैं या फिर ये तनाव भारतीय कृषि व्यापार के लिए कई बड़ी चुनौतियां लेकर आता है। कहते हैं जब फसल खेतों में तैयार खड़ी होती है तब किसान की सबसे बड़ी उम्मीद मंडी के भाव से जुड़ी होती है, लेकिन इस वक्त देश भर की मंडियों से जो खबर आ रही है वो किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल नई फसल की आवक शुरू होने से पहले ही गेहूं के भाव दबाव में आ गए हैं और कई जगह कीमतें एमएसपी के आसपास या उससे नीचे लुढ़कती दिखाई दी हैं। एगमार्क नेट पोर्टल के अनुसार 1 से 8 मार्च 2026 के बीच देश में गेहूं की एवरेज थोक कीमत घटकर 2458 रुपए प्रति क्विंटल रह गई है, जबकि एक हफ्ते पहले यही कीमतें 2566 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास थी। यानी सिर्फ 7 दिनों में करीब 107 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट देखने को मिली है। अगर राज्यवार तस्वीर देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी गिरावट करीब 26% रही है। इसके अलावा दिल्ली में 10% के आसपास, महाराष्ट्र में 4% के आसपास, राजस्थान में 3%, मध्य प्रदेश में भी 3% के आसपास कमी दर्ज की गई है। उधर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कर्नाटक में करीब 2.3% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई मंडियों में भाव एमएसपी के आसपास या उससे नीचे कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि अगले सीजन 2026-27 के लिए एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। लेकिन मौजूदा बाजार भाव इस नए एमएसपी से काफी नीचे बने हुए हैं, जिससे किसानों में नई फसल के दाम को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अगर मासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो फरवरी 2026 में देश में गेहूं का औसत थोक भाव 2622 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि जनवरी में यह 2672 रुपए था। यानी सिर्फ एक महीने में करीब 50 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अगर ये गिरावट उस समय पर आई है जब सरकार ने फरवरी में भंडारण सीमा हटा दी और 25 लाख टन गेहूं निर्यात की अनुमति भी दे दी थी, सालाना आधार पर भी तस्वीर कमजोर नजर आ रही है। फरवरी 2025 में जहां गेहूं की औसत कीमत 2830 रुपए प्रति क्विंटल थी, वहीं फरवरी 2026 में ये घटकर 2622 रुपए रह गई है। अब बाजार की नजर नई फसल की आवक पर है। इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का भी अनुमान है। जैसे जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कटाई तेज होगी और मंडियों में आवक बढ़ेगी, वैसे वैसे कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा सरकारी खरीद यानी एमएसपी पर खरीद ही बन सकती है। राजस्थान में जल्द सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में 10 मार्च तक किसानों के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और जल्द खरीद की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें एमएसपी के अलावा 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। कुल मिलाकर नई फसल की आवक से पहले ही गेहूं बाजार दबाव में है और अब किसानों की उम्मीदें सरकारी खरीद और एमएसपी के सहारे टिकी हुई हैं। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पर कहा जाता है कि कमोडिटी बाजार में मसालों की खुशबू जितनी तेज होती है, बाजार की चाल उतनी तेजी से बदलती है और इस समय जीरा बाजार भी कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। दरअसल इस साल जीरे की बिजाई क्षेत्र में कमी और मौसम की पूरी तरह अनुकूल स्थिति नहीं रहने के कारण उत्पादन घटने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, यानी बाजार में कुल उपलब्धता सीमित रह सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टॉक होल्डर्स यानी फिस के मुताबिक इस साल जीरे का घरेलू उत्पादन पिछले साल के 5,38,000 टन से करीब 5% घटकर 5,13,000 टन रह सकता है। अगर इसे बोरी के हिसाब से देखें तो उत्पादन पिछले साल के
97,93,93,000 बोरी से घटकर इस साल करीब 93,29,000 बोरी रहने का अनुमान है। वहीं पिछला स्टॉक भी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर घरेलू और निर्यात मांग मजबूत रहती है तो आने वाले महीनों में जीरे के दाम को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि फिलहाल बाजार में कुछ दबाव भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण उस क्षेत्र में भारतीय जीरे के निर्यात शिपमेंट प्रभावित होने लगे हैं, जिससे घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव आ गया है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में जीरे की अगैती फसल की कटाई और मंडियों में आवक भी शुरू हो गई है और जैसे जैसे आने वाले हफ्तों में नई फसल की आवक बढ़ेगी, बाजार में सप्लाई का दबाव भी बढ़ सकता है। यानी जब तक नई फसल की आवक का दबाव बना रहेगा तब तक जीरे के दाम में बहुत तेज उछाल की संभावना कम नजर आती है। लेकिन जैसे ही आवक का दबाव कम होगा और निर्यात मांग सुधरेगी, बाजार में भाव में फिर से सुधार देखने को मिल सकता है। एक और अहम फैक्टर है मौसम। मौजूदा गर्म और शुष्क मौसम को जीरे की फसल के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं माना जा रहा। इससे दाने की क्वालिटी प्रभावित होने का खतरा भी बताया गया है। कुल मिलाकर कम उत्पादन, सीमित स्टॉक, निर्यात मांग और आने वाले समय में जीरा बाजार को ये तीनों फैक्टर सपोर्ट देते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल नई फसल की आवक और निर्यात में बाधा के कारण बाजार दबाव में भी बना रह सकता है। अब बाजार की नजर रहेगी कि आवक की रफ्तार कैसी रहेगी और निर्यात की स्थिति, और इसके साथ साथ आगे चलकर ये सभी चीजें जीरे की कीमतों की दिशा को तय करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि तिलहन बाजार से आ रही है। कहते हैं तिलहन बाजार में हल्की सी खबर भी बड़े भाव का रुख तय कर देती है और इस वक्त सोयाबीन बाजार से भी कुछ ऐसी ही अहम जानकारी सामने आई है। दरअसल सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा ने खरीफ 2025 के सोयाबीन उत्पादन का नया अनुमान जारी किया है। ताजा सर्वे के अनुसार उत्पादन का अनुमान थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बावजूद उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम रहने की संभावना लगाई गई है। सोपा के अनुसार इस साल देश में सोयाबीन का उत्पादन करीब 110,25,000 टन रहने का अनुमान है। फिर पहले ये अनुमान करीब 105 लाख टन के आसपास लगाया गया था। हालांकि ये आंकड़ा अभी भी पिछले साल के करीब 128,80,000 टन उत्पादन से काफी कम है। यानी साफ है कि इस साल सोयाबीन की उपलब्धता पिछले साल की तुलना में कमजोर रह सकती है। उत्पादन में कमी की सबसे बड़ी वजह रकबे में गिरावट और पैदावार में कमी बताई जा रही है। इस साल देश में उत्पादन का कुल रकबा करीब 112 लाख हेक्टेयर रहा है, जबकि पिछले साल ये 118 लाख हेक्टेयर से ज्यादा था। सिर्फ रकबा ही नहीं बल्कि प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार भी घटी है। इस साल औसत उपज करीब 983 किलो प्रति हेक्टेयर रही, जबकि पिछले साल 1089 किलो प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। अगर राज्यों की बात करें तो देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में भी उत्पादन में बड़ी गिरावट का अनुमान है। यहाँ सोयाबीन उत्पादन पिछले साल के करीब 56 लाख टन से घटकर 43 लाख टन पर सिमटने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में फसल की स्थिति उम्मीद से बेहतर रहने के कारण अनुमान में हल्का सुधार किया गया है, लेकिन कम रकबा और असमान बारिश के कारण कुल उत्पादन अभी भी दबाव में है। ऐसे में आने वाले समय में सोयाबीन और सोया ऑयल बाजार की दिशा काफी हद तक उपलब्धता और मांग पर निर्भर करेगी। कुल मिलाकर उत्पादन अनुमान में हल्का सुधार जरूर हुआ है, लेकिन पिछले साल की तुलना में कम उत्पादन की संभावना आने वाले महीनों में सोयाबीन बाजार के लिए एक अहम संकेत मानी जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कहते हैं जब अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर सबसे पहले व्यापार और कमोडिटी बाजार में दिखाई देता है। दुनिया के बदलते हालात का असर अब कमोडिटी मार्केट के ऊपर साफ दिखाई देने लगा है और इस वक्त पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर भारत के कृषि और गेहूं बाजार पर भी पड़ता दिखाई दिया है। दरअसल लंबे समय बाद भारत वैश्विक गेहूं बाजार में वापसी की तैयारी कर रहा था, क्योंकि सरकार ने करीब 4 साल बाद सीमित स्तर पर गेहूं निर्यात की अनुमति दी थी। लेकिन अब पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार यह संकट ऐसे समय में सामने आया जब रबी सीजन की नई गेहूं फसल बाजार में आने वाली है और किसान बेहतर कीमत की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन युद्ध के कारण निर्यात मांग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ गई, जिससे बाजार की दिशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। माना जा रहा है कि अगर पश्चिम एशिया में हालात लंबे समय तक तनावपूर्ण रहते हैं तो भारत के कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात पर बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल खाड़ी देश भारत के कृषि निर्यात के लिए बेहद अहम बाजार हैं। साल 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया को करीब 11.8 अरब डॉलर के कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात किए, जो कुल निर्यात का लगभग 21.8% है। इनमें चावल, फल, सब्जियां, मसाले, मांस और डेयरी उत्पाद शामिल हैं।
अगर शिपिंग रूट प्रभावित होता है या लॉजिस्टिक महंगे होते हैं तो इसका सीधा असर किसानों, निर्यातकों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। खासतौर पर चावल और गेहूं जैसे अनाज पर ज्यादा नजर है, क्योंकि खाड़ी देश इसकी बड़ी मात्रा में खरीद करते हैं। ऐसे में ये टकराव सिर्फ भू राजनीतिक संकट नहीं बल्कि भारतीय कृषि बाजार के लिए भी एक बड़ा जोखिम बनकर सामने आया है। कुल मिलाकर नई गेहूं फसल की आवक से पहले ही बाजार में अनसर्टेनिटी का माहौल अब किसानों और व्यापारियों की नजर इस पर बनी रहेगी कि पश्चिम एशिया में हालात कब सामान्य होंगे और निर्यात बाजार कब पटरी पर लौटेगा। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि हरियाणा से निकल कर आ रही है। किसानों के लिए हरियाणा से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार की एक खास योजना के अंतर्गत अब किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना में खास ये है कि ये अनुसूचित जाति वर्ग के उन किसानों के लिए है जिनके पास अपनी खेती की जमीन है। दरअसल हरियाणा सरकार की SB 89 योजना के तहत किसानों को खेती के आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि खेती का काम आसान हो सके और किसानों का खर्च भी कम हो। फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा के अनुसार 2025-26 साल के लिए इस योजना के तहत किसानों से 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। कुल 78 किसानों ने आवेदन किया और इसके बाद तय नियमों के अनुसार किसानों का चयन किया गया। 20 फरवरी 2026 को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा की अध्यक्षता में किसानों की मौजूदगी में ऑनलाइन ड्रा ऑफ लॉट्स निकाला गया ताकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहे। निदेशालय से मिले लक्ष्य के अनुसार 5 किसानों का चयन किया गया, जबकि 5 किसानों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया। यदि किसी कारण से चयनित किसान योजना का लाभ नहीं ले पाते तो प्रतीक्षा सूची वाले किसानों को मौका दिया जाएगा। सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार के अनुसार चयनित किसानों ने अपने सभी जरूरी दस्तावेज जमा करा दिए हैं और कृषि विभाग ने 24 फरवरी 2026 को ऑनलाइन परमिट जारी कर दिए हैं। इसी परमिट के आधार पर किसान ट्रैक्टर खरीद सकेंगे और उन्हें सरकारी अनुदान मिलेगा। पहले परमिट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 3 मार्च तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। किसानों को इस तारीख तक ट्रैक्टर खरीदना होगा और 10 मार्च तक उसका बिल पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। कृषि विभाग ने ट्रैक्टर कंपनी और डीलरों को भी निर्देश दे दिए हैं कि समय पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएं ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सरकार की ये पहल छोटे और जरूरतमंद किसानों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है, क्योंकि ट्रैक्टर मिलने से खेती के काम में तेजी आएगी, मेहनत कम होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। रुक करते हैं अगली खबर का। वैश्विक अनाज बाजार से इस वक्त की अहम खबर सामने आई है। ट्यूनेशिया ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं खरीदने के लिए नया टेंडर जारी कर दिया है, जिससे ग्लोबल गेहूं व्यापार में हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्यूनेशिया की सरकारी अनाज एजेंसी ने लगभग 1 लाख टन सॉफ्ट मिलिंग व्हीट और करीब 1 लाख टन ड्यूरम गेहूं खरीदने के लिए अंतरराष्ट्रीय टेंडर जारी किया है। ट्रेडर्स के अनुसार इस टेंडर में सॉफ्ट गेहूं की खरीद लगभग $256 प्रति टन के आसपास की कीमत पर होने का अनुमान है, जबकि ड्यूरम गेहूं की कीमत करीब $323 प्रति टन बताई जा रही है। दरअसल उत्तर अफ्रीका और मध्य प्रदेश के कई देश घरेलू उत्पादन कम होने के कारण अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजार से आयात करते हैं। इसी वजह से ट्यूनेशिया जैसे देशों के टेंडर वैश्विक गेहूं बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। माना जा रहा है कि अगर इस तरह के आयात टेंडर लगातार आते रहे तो ब्लैक सी क्षेत्र और वेस्ट यूरोप से गेहूं की मांग मजबूत हो सकती है, जिससे वैश्विक कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे में अब बाजार की नजर इस बात पर है कि इस टेंडर में किन देशों की तरफ से सप्लाई में बाजी मारी जा सकती है और इसका असर आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय गेहूं बाजार पर किस तरह से पड़ता दिखाई दे सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी यूक्रेन का अनाज निर्यात लगातार जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार यूक्रेन के समुद्री कॉरिडोर के जरिए अब तक करीब 170.7 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया जा चुका है, जिसमें से 106.4 मिलियन टन अनाज शामिल है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के उप प्रधानमंत्री और सामुदायिक एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री ओलेक्सी कुलेबा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि रूसी हमलों और युद्ध की चुनौतियों के बावजूद यूक्रेन ने अपनी लॉजिस्टिक व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को स्थिर बनाए रखा है। कुलेबा के अनुसार यूक्रेन से अब तक दुनिया के 55 देशों को निर्यात किया जा चुका है, जिससे वैश्विक खाद्य सप्लाई को बनाए रखने में मदद मिली है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन लगातार यूरोपीय परिवहन प्रणाली के साथ अपने एकीकरण को मजबूत कर रहा है और नए लॉजिस्टिक मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है ताकि निर्यात में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। माना जा रहा है कि यूक्रेन का ये समुद्री कॉरिडोर वैश्विक अनाज बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गेहूं, मक्का और अन्य अनाज की सप्लाई अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचती है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।